मानवी हॉस्टल में रहती थी। गांव की इकलौती लड़की जिसे पढ़ाई की इजाजत मिली थी। लेकिन जब वो अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आई तो गलती से गौतम के कमरे में चली गई, जो बिना शर्ट के खड़ा था। और इसी वक्त लाइट चली गई। अंधेरे में मानवी बुरी तरह हड़बड़ाई थी और इसी हड़बड़ाहट में गौतम के चौड़े सीने से जा टकराई। दो जवान जिस्म आपस में टकराए और आग बुरी तरह भड़क उठी। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगीं। न चाहते हुए भी गौतम की सांसें गहरी हुई थीं, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और मानवी को खुद से अलग कर दिया। लेकिन तभी मानवी को अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो डर के मारे गौतम से दोबारा चिपट गई थी। अब गौतम का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके लब कांपने लगे थे मानवी के नरम वजूद को छूने के लिए। अभी वो कोई शरारत करता, इससे पहले ही लाइट आ गई थी और दरवाजा खुल गया। वो गौतम के सीने से लगी खड़ी थी और गौतम के दहकते कांपते होंठ उसकी गर्दन पर रखे हुए थे। ये सीन हर किसी ने देखा था और फिर सोची समझी साजिश के तहत मानवी पर आरोप लगा दिया गया और सजा के तौर पर अनु की जगह उसे दुल्हन बना दिया गया। और शादी की पहली रात उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ना करते हुए भी वो कसूरवार बन गई थी। उसने गौतम की आंखों में दहकती गुस्से की आग देख ली थी, लेकिन गुस्सा तो मानवी को भी कम नहीं था। वो गुस्से में आकर सब कुछ उतार फेंक चुकी थी कि तभी दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन दूल्हा को देखते ही वो हैरानी से अपना सामान पैक करते हुए वो उस समय बिंदु और गौतम की प्रतीक्षा कर रही थी, जो थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए आने वाले थे। कुछ देर पहले ही बिंदु से उसकी फोन पर बात भी हुई थी और बिंदु ने उसे आधे घंटे तक का इंतजार करने को कहा था। न जाने क्यों दिल की धड़कनों में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। यूं तो वो अपने जज्बातों को समझने वाली और आत्मचिंतन करने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी जब से उसने गौतम की शादी की बात सुनी थी तब से वो अपने भीतर बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। उसके कोमल और सादगी भरे स्वभाव को कौन नहीं जानता था। अपने रंग रूप की तरह वो दिल से भी बेहद मासूम थी और यही वजह थी कि उसके पिता ने उस पर विश्वास करके उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। वरना उनके कुल परिवार में किसी भी लड़की को इतनी छूट नहीं मिलती थी कि वो माँ बाप के बिना हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करें। लेकिन मानवी की बात अलग थी। वो जूनापति जी की इकलौती बेटी थी और उनकी लाडली भी। उसने आज तक अपने पिता के मान को अपने सिर का ताज बनाकर रखा था। वो सब कुछ झेल सकती थी, लेकिन अपने पिता की झुकती हुई प्रतिष्ठा को नहीं देख सकती थी। गौतम उसके पापा के दोस्त वेद प्रकाश का बेटा था। कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे दोनों को पता न चला। घर वालों ने उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत के रंग देख लिए थे और दोनों का रिश्ता बातों बातों में तय भी कर दिया था। लेकिन कोई विशेष रस्म नहीं हुई थी। बस बड़ों ने सोच लिया था दोनों की शादी करवा देंगे। बिंदु से मानवी की बहुत दोस्ती थी। गौतम से 3 साल छोटी बिंदु मानवी को अपनी सगी बहनों की तरह मानती थी। अभी भी वो अपने भाई के साथ उसे लेने आ रही थी। वो इन्हीं सोचों में डूबी थी जब वार्डन ने आकर बताया कि बाहर उसे लेने के लिए लोग आए हैं। चुपचाप उठकर उसने अपना बैग उठाया, आंचल को संवारा, कंधों पर शॉल ठीक की और खुद को आईने में एक आखिरी बार देखा। उसके सौंदर्य में कोई भी शोक की झलक उसे स्वीकार नहीं थी। वो अपने जज्बात किसी पर भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, खासकर गौतम पर। वो सामान उठाकर बाहर आई जहां बिंदु और गौतम उसका इंतजार कर रहे थे। बिंदु से गले मिलते हुए उसे भीतर ही भीतर झिझक हो रही थी, क्योंकि गौतम पास खड़ा उसे गहरी नजरों से देख रहा था। और पता नहीं गौतम की नजरों में क्या था कि वो अंदर ही अंदर झिझकने पर मजबूर हो गई थी। नमस्कार दूल्हे भैया, कैसे हैं आप? माहौल की गंभीरता को हल्का करने के लिए उसने गौतम को चुटीले अंदाज में दूल्हा भैया कह दिया था, जबकि वो भी एक होंठ दांतों से कुचलते हुए उसकी ओर देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गौतम का लहजा गंभीर था, लेकिन उसमें वही पुरानी नरमी बनी हुई थी। मैं भी ठीक हूँ। बिंदु और गौतम के साथ वो गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बिंदु उससे हल्की फुल्की तैयारियों की बातें कर रही थी, जिन्हें वो ध्यान और लगन से सुन रही थी, जबकि गौतम बस अपनी ही सोचों में चुपचाप गाड़ी चला रहा था, जैसे उसे आसपास से कोई मतलब ना हो। एक बार हालचाल पूछने के अलावा गौतम ने दोबारा मानवी से बात करने की कोशिश तक न की थी। यहाँ तक कि उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और ये बात मानवी को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वो तो गौतम की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की आदी थी, लेकिन अब उनमें बेगानापन नजर आ रहा था। और आता भी कैसे ना, वो तो किसी और की अमानत बनने जा रहा था। मानवी ने कितनी ही बार पलकों के कोने से नमी साफ करते हुए गौतम की चौड़ी पीठ को देखा था।
वो समझ सकती थी कि उसके सब बदले बदले व्यवहार के पीछे क्या कारण है। उसे अच्छी तरह याद था जब वो गौतम की सबसे लाडली थी और घर में नखरे करते हुए फिरती थी। वो तो कभी भी उससे उकताता नहीं था, बल्कि पूरे हक से उसके नखरे उठाता। पता नहीं उन दोनों में ऐसी कौन सी डोर थी जो उन्हें एक दूसरे से अलग होने नहीं देती थी। यूं तो गौतम उससे उम्र में 6 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसकी लाडली थी और यही वजह थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वो गौतम के दिल की धड़कन उसे जुड़ती जा रही है। उनके बीच प्रेम का रिश्ता बनने लगा था और मानवी को उससे कोई ऐतराज नहीं था। गौतम एक समझदार, शांत स्वभाव और बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी वाला मर्द था, जो किसी को भी अपने स्नेह भरे स्वभाव से प्रभावित कर सकता था। बिंदु की बताई बातों के बीच ही मानवी का मन बीती बातों की ओर भटकने लगा था। वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती थी जब उसने पहली बार चाय बनाई थी और गलती से उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। घर में किसी को भी वो चाय पसंद नहीं आई थी, लेकिन गौतम की बात अलग थी। उसने कप उठाकर होंठों से लगा लिया। मानवी उसकी आंखों के हाव भाव परखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक न थी। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि चाय फीकी है या बेस्वाद। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि ये चाय मानवी ने बनाई थी और पहली बार। उसे अच्छे से पता था वो चाय उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था मैंने, और आपने पी भी ली। उसने आखिरी घूंट लेते हुए चाय का खाली कप मेज पर रखा तो मानवी हैरानी से उसे देखते हुए बोली। जब गौतम ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा, लेकिन मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। शायद मुझे चाय की तलब ज्यादा थी। उसने बात का रुख मोड़ दिया था और मानवी के दिल की धड़कनों में ये बात कंपन बनकर उतर गई कि उस इंसान ने उसके हाथों से बनाई गई बेस्वाद और फीकी चाय भी बिल्कुल वैसे ही स्वीकार की जैसे वो स्वादिष्ट और बेहतरीन चाय हो। और एक बार नहीं, हर बार ऐसा ही हुआ। उस इंसान ने उसकी हर कमी को अपने सलीके और स्नेह भरे लहजे से संवार कर पेश किया। वो उसकी बेवजह की जिद पर भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि हर जिद पूरी करता रहा। लेकिन फिर एक दिन वो आया जब रजनी आंटी उनके घर आई थी और काफी देर तक बातचीत करती रही। मैं चाहती हूँ कि गौतम की बीवी को जल्द से जल्द इस घर से ले जाऊं, लेकिन मुझे लगता है गौतम की दुल्हन बनने का तो अब किसी को इरादा ही नहीं रहा। रजनी जी ने शरारत से मानवी की ओर देखते हुए कहा था, लेकिन रजनी जी की बातों का मर्म वो ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि उन्होंने किस नजरिए से बात शुरू की थी। और उन्हीं बातों के बीच जब मानवी ने सामने बैठी रजनी आंटी की ओर देखते हुए कह दिया, आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर लड़कियों को शादी का इतना शौक क्यों होता है? माँ बाप जिसके पल्लू से बांध देते हैं, हंसी खुशी विदा होकर उसी के साथ चली जाती हैं। जो उनकी अपनी पसंद नहीं होती या उनका अपना कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे तो लगता है किसी अनपढ़ और गंवार लड़के से शादी करने से अच्छा है कि पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारा जाए। ये कहते हुए उसे ये अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी रजनी देवी के चेहरे का रंग बुझने लगा था। शायद उन्होंने उसकी बात को गौतम से जोड़कर दिल पर ले लिया था और ये समझ लिया था कि मानवी की ओर से उनका रिश्ता साफ मना कर दिया गया है। लेकिन मानवी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो गौतम की बात नहीं कर रही थी, वो तो लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर बात कर रही थी। मगर उसने कुछ और बातें भी कह दी जिनके चलते रजनी जी नाराज होकर उठी और सीधे अपने घर आ गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने गौतम से भी कह दिया कि मानवी ने उसके लिए उनके मुंह पर ही तुम्हें अनपढ़ और गंवार कह दिया है और गौतम से शादी करने से ज्यादा वो अपनी पढ़ाई और करियर को अहमियत देती है। और तभी से गौतम ने मानवी से दूरी बना ली। उसके बाद वो कभी उसके करीब नहीं आया। वो अब एक औपचारिक और ठंडे व्यवहार का मालिक बन गया था, जैसे उसके मन में कोई नाराजगी या शिकवा पड़ रहा हो। लेकिन मानवी को इस पर यकीन नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो तो उसकी प्यार भरी नजरों और उसके ध्यान की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अनजाने में कही हुई एक बात उसके दिल को कितना ठेस पहुंचा चुकी है। अब तक गौतम ने अपनी जुबान से कभी कोई इजहार नहीं किया था, लेकिन अंदर ही अंदर मानवी के मन में उसके लिए नरम भावनाएं पनपने लगी थीं। उसे लगने लगा था अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं तो मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की थी। सब कुछ बस नजरों से होता और नजरों पर ही रुक जाता। मानवी खुद भी इस बात को स्वीकार करती थी कि वो गौतम के लिए प्यार भरी नरम भावनाएं रखती है, लेकिन गौतम का बदला हुआ व्यवहार अब उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता। अब वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि उसके सजने संवरने पर भी उसकी नजर नहीं जाती।
जबकि पहले तो वो उसकी हर छोटी से छोटी बात को गौर से देखा करता। जब भी कोई कलर मानवी पर अच्छा लगता तो वो आंखों में शरारत भरकर उसे देर तक देखता रहता और फिर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता, ये रंग तो शायद तुम्हारे लिए ही बना है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस रंग में। जी चाहता है तुम्हें सामने बिठाकर हमेशा देखता रहूं। तुम्हारा दीदार मेरे दिल को सुकून देता है। और मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ती। ये तो तुम हर कलर के लिए कहते हो गौतम, कोई एक कलर बताओ जो मुझ पर सूट करता है। तुम पर तो दुनिया के सारे कलर सूट करते हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम कि हर रंग तुम्हारा वजूद के साथ खुद को खुशकिस्मत समझने लगता है और उसके चेहरे की रंगत हल्की गुलाबी पड़ जाती। लेकिन अब ना तो वो प्यार भरी सरगोशियां थीं और न वो शरारत झलकाती निगाहें। शायद गौतम के भीतर पनपी हुई नाराजगी अब बदगुमानी बन चुकी थी और उनके दिलों के बीच एक गहरा खालीपन भरने में सफल हो गई थी। और उन्हीं दिनों में जूनापति जी ने मानवी को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की इजाजत दे दी और ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जिसे वो पूरी तरह से जीना चाहती थी। लेकिन गौतम ने उसे काफी दूरी बना ली थी। अब तो उसके सामने भी नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि गौतम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वो उससे मिन्नतें करके गिड़गिड़ाकर अपनी मोहब्बत या अपने जज्बातों का इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। और वैसे भी उन दोनों के बीच के जज्बात अभी इस हद तक नहीं पहुंचे थे कि वे एक दूसरे के बिना जी न सकें। अगर एक छोटी सी बात को आधार बनाकर गौतम मानवी से मुंह मोड़ सकता है तो फिर वो क्यों नहीं। वो भी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और हॉस्टल लाइफ की ओर ध्यान देने लगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। जबकि दूसरी ओर उसके हॉस्टल चले जाने के बाद गौतम की खुद बनाई गई सोचों ने उसे पहले से भी ज्यादा गलतफहमी में डाल दिया। शायद रजनी जी को भी अब उसका आत्मविश्वास और खुद पर गर्व जताने का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए उन्होंने भी अपने मन में ये बात बिठा ली कि अब वो कभी भी मानवी को गौतम की दुल्हन नहीं बनाएंगी, बल्कि अब उनका इरादा था कि अपनी बेटी की ननद को गौतम की दुल्हन बना दें। और रिद्धिमा भी गौतम को मन ही मन बहुत चाहती थी। कई बार रिद्धिमा के सामने ये जिक्र हुआ था कि गौतम का झुकाव मानवी की ओर है, जबकि उसे मानवी की खूबसूरती और उसकी शिक्षा से बहुत जलन होती थी, क्योंकि रिद्धिमा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घरदारी में लग गई थी। और इस जलन को वो कभी भी अपने मन में दबाकर नहीं रख पाती थी, बल्कि खुलकर इसका इजहार भी कर दिया करती थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि गौतम ने उसे भी अपनाया नहीं और रजनी जी की जिद के आगे हार मानते हुए कह दिया कि वो उसके लिए किसी पढ़ी लिखी लड़की का चुनाव करें। ये कहते हुए गौतम की आंखों के कोने गीले जरूर हुए थे। उसकी आंखों के सामने मानवी का चेहरा लहराया था। मानवी, तुम्हें खुद की काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मुझे कम पढ़े लिखे होने का ताना देकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन याद रखना, अब गौतम रघुवंशी की बीवी तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे ज्यादा होशियार होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों की नमी छुपाई थी, लेकिन जिद में वो ये भूल गया था जिससे मोहब्बत की जाती है वो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। गुस्से की धुंध में भले वो चेहरे धुंधले हो जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम उन्हें भुला नहीं पाते। और फिर मोहल्ले में ही उसके लिए अनु को पसंद कर लिया गया। अनु एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुघड़ लड़की थी। सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि देखने में भी वो काफी खूबसूरत थी। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही गौतम ने हामी भर दी, शायद इसलिए कि वो मानवी को जताना चाहता था कि अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है। हॉस्टल लाइफ ने मानवी के दिल से काफी हद तक गौतम की यादें कम कर दी थीं, लेकिन जब उसने गौतम की शादी की खबर सुनी तभी से एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। हालांकि ये उदासी इतनी भारी नहीं थी कि वो इसे खुद पर हावी होने देती, बल्कि उसे अपनी इसी भीतरी उदासी को छिपाना अच्छे से आता था। पर उसका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन टूटे दिल की किरतियों को समेटना भी उसे आता था। और यही वजह थी कि गौतम की शादी की खबर सुनते ही वो बेहद एक्साइटेड हो गई थी और वापसी की तैयारियां करने लगी। 2 साल का समय बीत चुका था। इन 2 सालों में गौतम और वो कभी एक दूसरे से करीब नहीं आए थे। न पहले जैसी हंसी मजाक रही और ना ही दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया जिससे कि उन्हें अपने जज्बातों का अंदाजा होता या फिर वो मिलकर किसी बात को सुलझा पाते। इन 2 सालों ने तो जैसे उन्हें और भी दूर कर दिया था। जहां पहले से वे हर बात खुलकर डिस्कस करते थे, अब दोनों के बीच एक झिझक आ गई थी और सिर्फ औपचारिक मुलाकातें रह गई थी। बस कुछ औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान होता और फिर दोनों चुप हो जाते।
अगर भगवान ने उसकी किस्मत में गौतम नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, वो जहां भी रहे खुश रहे। नजरें झुकाते हुए उसने अपनी आंखों की नमी को दिल में उतार लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह गौतम की हंसी खुशी सजी बसी जिंदगी में कोई खलल डाले या फिर किसी तूफान की तरह आकर सब कुछ तबाह कर दे। गौतम उसका अच्छा दोस्त रहा था और उसकी खुशियों की दुआ करना मानवी का फर्ज बनता था। इसलिए उसकी खुशियों की दुआ करते हुए वो खुद को बहुत हद तक संतुष्ट महसूस करने लगी। बिंदु ने जिद पकड़ ली थी कि आज मेहंदी और माइयों की रस्म है और कल बारात, इसलिए उसे सीधे बेद अंकल के घर ही आ जाना चाहिए। वैसे भी रजनी जी और बेद जी ने भी सारी रस्में उसी घर में निभाने का फैसला कर लिया था, तो बेहतर यही होगा कि वो ये रात उसी शादी वाले घर में बिताए। बिंदु को लगा था कि सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बाकी सारी उसकी कजिन्स भी आ चुकी थीं, बस मानवी की कमी थी और उसने भी हामी भर ली। घर में आते ही सबसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। बेद जी ने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। कमरे में जाते हुए उसने झांक कर गौतम के कमरे की ओर देखा, जिसकी सजावट ही उसके होश उड़ाने के लिए काफी थी। काफी देर तक वो उदास नजरों से कमरे के हर कोने को देखती रही। वो कई बार इस कमरे में आ चुकी थी, लेकिन आज 2 साल बाद उस कमरे को इस हालत में किसी और के लिए तैयार देखना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। उदासी ने उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि बिस्तर पर बैठते ही वो बिल्कुल खोसी गई। बिना सोचे समझे आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। जो दिल के करीब होता है, जब दिल से दूर जाने लगे तो दिल बेचैन होता है, और आज मानवी का दिल भी बेचैन था गौतम के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि गौतम इतनी जल्दबाजी में आ जाएगा। उस इंसान से दूर रहना तो फिर भी आसान था, लेकिन उसे किसी और के हवाले कर देना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ वही जानती थी। वहीं दूसरी ओर गौतम, जिसने एक अरसे तक अपने दिल में उसकी चाहत को बसाया था, आज उसे इतना खुश और संतुष्ट देखकर फिर से उसके दिल में कड़वाहट और गलतफहमी भर गई। उसने क्या कुछ नहीं किया था मानवी के लिए। उसके करीब आकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके हर नाज नखरे उठाए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसे अनपढ़, जाहिल और गवार कहकर वो अपनी जिंदगी की ओर बढ़ गई, खुश और संतुष्ट होकर। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि गौतम के दिल में उसके लिए कैसे जज्बात हो सकते हैं। वो उसकी भोली सूरत पर मर मिटा था। उसके मासूम से लहजे ने उसे अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन मानवी की तरफ से उसे अपनापन कभी नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उसके माता पिता भी वहां आ गए, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश और संतुष्ट हुई थी। करीब 9 बजे से फंक्शन शुरू होना था, इसलिए 8 बजे ही ब्यूटिशियन को बुला लिया गया था। उसके लिए सारी खरीदारी उसकी माँ ने की थी और हमेशा की तरह उसे अपनी माँ की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। खुशी खुशी उसने हर चीज को अपनाया और फिर खुद भी ब्यूटिशियन से तैयार होने चली गई। बिंदु के कमरे में ही सारी लड़कियों को तैयार किया गया और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनारकली फ्रॉक में वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों में कर्ल डलवाकर कंधे पर खुला छोड़ दिया था। सारी लड़कियां आपस में मजाक और छेड़खानी कर रही थीं। हंसी मजाक के बीच तैयारी का वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, और इसी दौरान रिद्धिमा लगातार उसकी ओर देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा उसे इतनी चिढ़ती क्यों है। उसके दिल में इस बारे में कोई बात नहीं थी कि रिद्धिमा गौतम को पसंद करती है, लेकिन अब गौतम उसका भी नहीं था, इसलिए उसे भी मानवी से दूर रहना चाहिए था। लेकिन इस वक्त वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, और फिर चुपचाप तैयार होकर उसी कमरे में चली आई। गौतम जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी एक हल्की सी झलक उस पर पड़ी थी, और फिर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। हमेशा की तरह उसकी हल्की सी झलक ने ही उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखे बिना रहा नहीं जा सकता था, और इतनी ही रूड कि उसके मुंह से निकले शब्दों ने गौतम के दिल को छलनी कर दिया था। और उस लड़की ने आज तक मुड़कर एक बार भी अपने कहे गए शब्दों की उससे माफी नहीं मांगी थी। जो भी हो, वो उसके बचपन का दोस्त था। उन्होंने एक लंबा वक्त एक दूसरे की संगत में बिताया था। आज वो उसकी शादी में शामिल होने आ गई थी। न केवल वो आई थी, बल्कि पूरे दिल से तैयार भी हुई थी। गौतम अनचाहे ही सही, लेकिन कदम बढ़ाकर उसके कमरे की ओर चला गया। आज आखिरी बार वो उस लड़की से बात करना चाहता था, ताकि दिल के किसी कोने में ये कसक न रह जाए कि उसने उसे जताया नहीं, उसने अपने ठुकराए जाने का गम नहीं मनाया। कमरे में आते ही मानवी यूं ही बेवजह पलंग पर बैठ गई। उसकी गौतम से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बिंदु से ही उसे पता चला कि उसकी होने वाली भाभी का नाम अनु है, लेकिन वो उसे देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि गौतम की जिंदगी में आने वाली लड़की कैसी होगी। रजनी जी ने भी
उससे मिलते हुए जैसे उसे जला दिया था कि गौतम के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की लाई जा रही है। उसकी दुल्हन ने मनोविज्ञान में एमए किया है। उसका दिल चाहा कि रजनी को समझाकर बताए कि उस दिन उसने गौतम के लिए भी शब्द नहीं कहे थे, लेकिन अब क्या फायदा, वो इस बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उनके पास से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। पता नहीं लोग जुबान से फिसलती बातों को अपने ही अंदाज में कैसे तोड़ मरोड़ कर अपने दिलों में बदगुमानियां पाल लेते हैं। उसने आज तक कभी गौतम को लेकर ऐसा नहीं सोचा था कि वो उससे कम पढ़ा लिखा है। वो जैसा भी था उसका था, लेकिन आज उसे हमेशा के लिए गौतम से जुदा किया जा रहा था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब गौतम कमरे में दाखिल हुआ और वो उसे अविश्वास से देखती रह गई। ब्लैक ट्राउजर और ढीली ढाली सफेद शर्ट में अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ वो उस पर जैसे कहर ढा रहा था, जबकि वो उसे शिकवा भरी निगाहों से देखती रही। वो धीरे धीरे उसके पास आता गया। उस वक्त गौतम की आंखों में जो कुछ था वो उसे झकझोर देने के लिए काफी था। काश वो उसे समझा सकती कि दूसरों की बातों में आकर उसने किस तरह से उस पर बदगुमानी पाली थी, कि एक पल में ही वो उससे दूर हो गया। एक बार भी उसने माफी सफाई मांगने की कोशिश नहीं की। क्या वो लोग इतने अजनबी हो गए थे, या फिर उनके बीच कभी ऐसा जुड़ाव ही नहीं था? क्या वो मानवी को नहीं जानता था कि वो उसके लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकती है? अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब गौतम बिल्कुल उसके सामने आकर कड़वाहट भरी निगाहों से उसे देखने लगा। क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझे ठुकरा दोगी और मैं पागलों की तरह बर्बाद हो जाऊंगा? देख लो, मैंने खुद को संभाल लिया है। अब मैं तुम्हारी बराबरी की पत्नी लेकर आ रहा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और शायद तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी। वो किस कदर शक और ताने से उसे किसी और के मुकाबले खड़ा कर रहा था। मानवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो आज गौतम के सामने हार मानकर उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि कभी उसने भी गौतम के बारे में कुछ महसूस किया था। मेरी तरफ से आपने अपने दिल में बहुत सारी गलतफहमियां पाली हैं। शायद वक्त के साथ साथ ये गलतफहमियां दूर हो जाएं। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आपको नया साथ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है इस बार आप इस साथ को आखिरी दम तक निभाएंगे। न जाने उसने किस दिल से ये कह दिया, जबकि गौतम उसे गमगीन निगाहों से देखता रहा। वो उस पर सिर्फ ताना कसने आया था, लेकिन इस बार वो उसके सामने आकर हार गया, टूट कर बिखर गया। आंखें बेचैनी से अपने महबूब को निहार रही थीं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मानवी, आखिर वो शिकवा कर ही गया। आप अपनी हार का बोझ मेरे कंधों पर नहीं डाल सकते गौतम। तुम इतनी मासूम क्यों बन रही हो? तुमने ही माँ के सामने मेरे रिश्ते से इनकार करके मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई थी। तुम क्या सोचती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुमने सब कुछ पा लिया, बट तुमने गौतम को खो दिया है। वो उसे उसकी जिंदगी के नुकसान गिनवा रहा था, उसे जता रहा था कि उसने क्या क्या खो दिया है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि उसने आज तक मानवी के सामने अपने किसी भी जज्बे का इजहार ही नहीं किया था। उसे एक बार भी ये नहीं बताया कि वो उसके दिल में क्या जगह रखती है और वो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखता है, जबकि आज वो किसी और की बातों में आकर उसे कह रहा था कि तुमने मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई। वापस चले जाइए गौतम, अब आप किसी और के हो चुके हैं। अब ये बातें हमें शोभा नहीं देती, इसलिए इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं। वो पलटने लगी तो गौतम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि मानवी का नाजुक वजूद उसके चौड़े सीने से लग गया और उस वजूद की नरमाहट गौतम के दिल की धड़कनों में शोर मचाने लगी। बेख्याली में उसने मानवी को थोड़ा सा अपने और करीब किया था। मानवी की नरम मुलायम सी धड़कनों का उभार गौतम अपने सीने पर अच्छे से महसूस कर रहा था। एक गहरा सांस लेकर उसने अपने जज्बात काबू करने की कोशिश की थी। एक पल हुआ करता था जब उस वजूद पर वो हक जताता था। उसे उम्मीद थी कि जवानी के ये फूल सिर्फ और सिर्फ गौतम के लिए हैं, और एक दिन आएगा जब इन फूलों की खुशबू और उनकी खूबसूरती पर सिर्फ गौतम का हक होगा। मानवी के दिल की हालत भी अलग नहीं थी, उसके दिल की धड़कनों में भी उथल पुथल थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो गौतम के इतना करीब आई थी, और वो भी इस हाल में उसकी कमर में हाथ डाले वो उसके इतना पास कर चुका था कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने मिलने लगी थीं। उसके थरथराते कांपते लबों को उसने अपनी उंगलियों से छू लिया था और मानवी के लबों से एक सिसकी निकली थी। आंखें बंद करके उसने इस स्पर्श को महसूस किया था। दिमाग कह रहा था अलग हो जाओ गौतम से, अब ये तुम्हारा नहीं किसी और का होने वाला है, लेकिन दिल उसके स्पर्श में डूब जाना चाहता था, उसकी बाहों में पिघल जाना चाहता था, सब कुछ भूलकर। मानवी,
जब तुम मुझे किसी और के हवाले कर चुकी हो तो इन लबों की थरथराहट तुम्हारी बेचैनी को जाहिर क्यों कर रही है? उसके माथे से सिर टिकाते हुए वो हारी हुई नजरों से उसे देखने लगा। तुम मेरी जिंदगी का वो नुकसान हो जिसकी भरपाई उम्र भर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खोने का दर्द जिंदगी भर सहता रहूंगा मानवी। उस दिन वो हार गया, लेकिन अब उस हार का कोई फायदा नहीं था। अब वो किसी और का था। छोड़िए मुझे गौतम, मैं आपके लिए अब अजनबी हूं और आप मेरे इतने करीब नहीं आ सकते। उसने कहा तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा और उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक चूहा मानवी के पैरों को छूकर गुजर गया और मानवी चीख मारते हुए दोबारा गौतम से लिपट गई। कांपते होठों से वो कुछ बड़बड़ा रही थी और उन नरम होठों का स्पर्श गौतम अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसका मन बहकने लगा और उसने अपने होठ मानवी की गर्दन पर रख दिए। गौतम के गर्म होठों का स्पर्श मानवी को होश की दुनिया में लाया था और वो एक झटके से उससे दूर हुई थी। सिर्फ कुछ पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर पलट गए। इन्हीं सोचों के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए कि अब वे दोनों एक दूसरे पर कोई हक नहीं रखते। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और दो अजनबी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जलने वालों की नजर उन पर पड़ चुकी थी। कमरे में आती रिद्धिमा, जो मानवी को सिर्फ अपने शब्दों से तकलीफ देने के इरादे से आ रही थी, उसने कमरे में गौतम को देखकर जैसे अंगारों पर लौटना शुरू कर दिया। उसे इस बात का सुकून था कि अगर गौतम उसे नहीं मिला तो मानवी को भी नहीं मिला। लेकिन उसे मानवी के सामने हारता हुआ देखकर वो सिर से पैर तक सुलग उठी थी। उसे ठुकरा देने के बाद भी वो मानवी के सामने हार रहा था। उससे उसकी संगत की मिन्नतें कर रहा था। उससे अपनी जिंदगी से चले जाने का नुकसान सुना रहा था। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर उन दोनों को कैप्चर कर लिया। वो उन दोनों को भरी महफिल में जलील और बदनाम करना चाहती थी। और उसके बाद शायद गौतम न मानवी को मिलता और ना ही अनु को, बल्कि उसकी किस्मत में रिद्धि आ जाती और वो उसे अपना नसीब मानकर समेट लेती। क्योंकि रिद्धिमा इतना तो जानती थी, जब ये सच्चाई सामने आएगी तो अनु कभी भी गौतम के साथ शादी नहीं करेगी और मानवी के साथ रजनी जी कभी गौतम को जुड़ने नहीं देंगी। बीच में बची रिद्धिमा, यानी सारे खेल में रिद्धिमा की जीत होनी थी। और ये सोचकर रिद्धिमा मन ही मन मुस्कुराई थी। गौतम का साथ रिद्धिमा के लिए सबसे बड़ी अहमियत रखता था। वो उसे चाहे किसी भी रूप में मिल जाता, लेकिन उसे पाना वो अपनी खुशनसीबी समझती थी। उन दोनों की तस्वीरें लेने के बाद रिद्धि का इरादा था वो उन्हें अनु को दिखाएगी और उसके बाद फिर वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देगी। गौतम को बाहर आता देख वो जल्दी से एक साइड में हो गई, जबकि अपने ही जज्बातों में डूबा गौतम रिद्धि की ओर ध्यान दिए बिना कमरे की बाहर चला गया था। मानवी भीगी आंखों के साथ वहीं बिस्तर पर बैठ गई। अच्छा ही हुआ कि गौतम ने कभी उसके सामने अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया था और आज जब किया भी तो इस तरह कि वो उसे तोड़ देने में पूरी तरह कामयाब हो गया था। अपने दिल में फैली उदासी को अब वो खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी, लेकिन अब वो उदासी उस पर पूरी तरह छाने लगी थी। इतनी शिद्दत से दिल पर वार हुआ था कि वो काफी देर तक यूं ही बैठी रोती रही। गौतम, तुम भी नहीं जानते कि तुम मेरी वो कमी हो जिसकी भरपाई उम्र भर मुमकिन नहीं। ये कहते हुए उठी और अलमारी से शॉल निकालने लगी। शॉल को अच्छी तरह कंधों के इर्द गिर्द लपेट कर वो बाहर की ओर चल पड़ी। अब इस समारोह में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने बाहरी गेट की ओर कदम बढ़ा दिए, जबकि किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था सिवाय खिड़की से देख रहे गौतम के। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस समय कहाँ जा रही है। काफी देर तक वो उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई और फिर वो काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। और फिर वो भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकला। वो उसे देखना चाहता था, जानना चाहता था कि वो कहाँ चली गई। शायद उसने अपनी बदगुमानी और तलखी में कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द कह दिए थे, जो उस मासूम लड़की के दिल पर जख्म बनकर उतर गए थे। वो बाहर नहीं थी। काफी देर तक वो इधर उधर उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी, जब तक उसके दोस्त नहीं आ गए और वो उनसे बातों में उलझ गया। लेकिन उसका दिमाग अब भी मानवी के ख्यालों में घिरा हुआ था। उसे यकीन था कि वो कुछ देर में लौट आएगी, बट वो गई कहाँ? एक ही सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अनु और गौतम के परिवार की ओर से एक कंबाइंड फंक्शन रखा गया था। दोनों घरों के बड़ों ने फैसला किया था कि गौतम के लॉन में ही ये रस्म आयोजित की जाएगी और इस फंक्शन में दूल्हा दुल्हन को साथ बिठाकर मेहंदी लगाई जाएगी। वैसे तो गांव में अब तक इस तरह की कोई रस्म शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पहली बार गौतम के परिवार ने इस कंबाइंड फंक्शन की शुरुआत की थी। काफी वक्त बीत गया, लेकिन बिंदु और रजनी जी को फंक्शन में मानवी कहीं नजर नहीं आई।
वो भी उसे ढूंढने लगी। गौतम ने भी आने में काफी देर कर दी थी और उधर अनु स्टेज पर बैठी उसका इंतजार करती रही। और तभी उसके दोस्त ने आकर बताया कि वो